हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा ज्योग्राफी का क्लास 8 का चैप्टर 2 है। तो इसमें हम आपके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पार्ट 1 है, विच आर द टू मेन क्लाइमेट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल सॉइल फॉर्मेशन। तो आपसे पूछा गया कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से जो दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, ये कौन कौन से हैं। तो आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल दो हमारे मेन क्लाइमेट फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखो रेनफॉल होती है वो कंट्रीब्यूट इन ब्रेकिंग द रॉक बाय अप्लाइंग प्रेशर। जैसे पानी गिरता है तो प्रेशर से रॉक को ब्रेक करती है। सेम टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड आल्सो फॉर्म क्रैक्स इन द रॉक। कभी तापमान ज़्यादा हो जाता है और कभी टेम्परेचर आपका कम हो जाता है, तो उससे क्या हमारी जो रॉक्स होती हैं उनमें क्रैक्स आ जाती हैं और उससे हमारा डिग्रेड हो जाती है भूमि, और मतलब वहाँ की रॉक फॉर्मेशन अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट क्या है, राइट एनी टू रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। तो जो लैंड डिग्रेडेशन है आपका, उसमें कौन कौन से दो रीजन है। एक है एवरी ग्रोइंग डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखिए अभी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए हमारी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो एवर ग्रोइंग डिमांड है हमारी, तो उसी की वजह से हमारी जो भूमि है, ठीक है, लैंड है, एरेबल लैंड यानी कि कृषि योग्य भूमि, तो उसका हमें डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। सेकंड क्या हमारा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। अभी हमारे फॉरेस्ट कवर हैं वो घटते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए अभी हमारी डिमांड बढ़ रही है तो ज़मीन तो उतनी है जहाँ पे हम खेती करते हैं, तो डिमांड बढ़ रही है तो हमें ज़मीन ज़्यादा चाहिए। ज़मीन ज़्यादा कहाँ से मिलेगी, जो फॉरेस्ट है उनको काट के ही तो ज़मीन मिलेगी ना। तो इसलिए हमारा फॉरेस्ट कवर घटता जा रहा है और उसी की वजह से हमारी लैंड डिग्रेडेशन भी बढ़ रहा है। पार्ट 3 में देखिए, वाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। जो हमारा लैंड है, उसको भूमि है, उसको हम इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों कंसिडर करते हैं। लैंड इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट प्रोवाइड सरफेस फॉर एग्रीकल्चर। आप सभी को पता है जो लैंड हमारा वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि इसी पे हम रहते हैं, इसी पे हम खेती करते हैं, इसी पे हमारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क हैं। तो ये क्या हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, और जितनी भी सारी एक्टिविटी क्या हम खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, तो सब कहाँ लैंड पे ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट आएगा, नेम एनी टू स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल। तो आपको दो स्टेप्स बताने हैं जो सरकार ने लिए हैं हमारी प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। तो प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करने के लिए सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए देखिए, जैसे कि हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए हैं। ठीक है, तो स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल पार्क्स। नेचुरल पार्क्स होते हैं जहाँ पे हम जाते हैं और घूमने फिरने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आपके जू जोलॉजिकल पार्क्स हैं, उनसे वे आपने सरकार ने बनाए हुए हैं और उसी से हमारे कंजर्वेशन होता है। ठीक है, जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनका कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट आपका सजेस्ट 3 वे टू कंजर्व वाटर। तो इसमें आपको क्या है, कोई भी 3 वे बताने हैं जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। तो वे कौन से हैं, सबसे पहले क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, बारिश आएगी, आप पानी को इकट्ठा किए, साफ करो, उसको फिर यूटिलाइज करो। ठीक है, तो वो आपका नंबर 1 हो गया। सेकंड में क्या हुआ, जो हम इरिगेशन के लिए खेतों में पानी देने के लिए कैनल्स को यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से बनाए सो दैट कि जो लीकेज हो जाता है, बहुत बार हम देखते हैं कि पानी बेकार में लीक हो रहा है और वो वेस्टेज हो रहा है। तो वेस्टेज से बचाना भी तो एक कंजर्व करना ही है ना। तो
ये भी एक हमारा कंजर्वेशन का उपाय है। नेक्स्ट आपका इन ड्राई रीजन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज सजेस्टेड। जैसा कि आपको पता है जो ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज होती है, तो वहाँ पे क्या हम ड्रिप इरिगेशन जैसे किफ़ायती तरीके अपना सकते हैं सो दैट कि कम पानी की उपलब्धता में भी हम एग्रीकल्चर को अच्छा प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 2, आपको इसमें करेक्ट आंसर टिक करना है। तो देखिए हम पार्ट 1 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर नहीं है इसमें? टाइम, सॉइल टेक्सचर एंड ऑर्गेनिक मैटर। अभी देखिए टाइम और ऑर्गेनिक मैटर तो आपके हैं, बट सॉइल टेक्सचर तो आपका कोई सॉइल फॉर्मेशन में तो कोई मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप पार्ट बी बता सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप। अब जैसे आप पहाड़ी के एरिया में रहते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है कि हमारी जो भूमि का कटाव है उसको हम रोक सकें। तो वो कौन सा होता है आपका? टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन मतलब ज़मीन को इस तरह से बना दिया जाता है कि सीढ़ी नुमा आकार में एक स्टेप करके वहाँ पे हम खेती करते हैं, जिससे कि हमारा सॉइल इरोजन बचता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अभी आपको बताना है इनमें से कौन सा कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फेवर में नहीं है। एक है स्विचिंग ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज। बी है क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग। सी है डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग। तो देखिए हम पार्ट 1 पे जाते हैं, स्विचिंग ऑफ बल्ब व्हेन नॉट इन यूज। तो क्या आपके कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इफेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर हम लाइट फैंस चालू रखेंगे तो क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी, और ज़्यादा यूज़ होगी तो वो कहाँ से आएगी? हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। प्रोड्यूस हम कहाँ से करेंगे? कोयला जला के या कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस करेंगे, इससे कि हमारा डिग्रेडेशन बढ़ता है। सपोज करो हम कोयला ही जलाते हैं तो कोयला हमें निकालना पड़ता है, जो कि एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो वो हमारा धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। सेकंड आपका क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूज़। सपोज करो आपने पानी यूज़ किया, उसके बाद आपने टैप को चालू छोड़ दिया, तो क्या होगा? आपका पूरा पानी, पूरी टंकी आपकी ड्रेन हो जाएगी। उस टंकी को वापस भरने के लिए आपको मोटर चालू करनी पड़ेगी, जिससे कि लाइट कंज्यूम होगी आपकी, ठीक है। तो ये भी हमारा एक कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। सी है डिस्पोज पॉलीपैक आफ्टर शॉपिंग। आपने अभी शॉपिंग करके आए हो, पॉलीथीन आपके पास है, आपने उसके बाद पॉलीथीन को फेंक दिया, तो क्या वो आपके कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फेवर में है? देखिए वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप पॉलीपैक्स को अगर नॉर्मली डिस्पोज करते हो तो डिस्पोज नहीं होता, क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कभी भी डिस्पोज नहीं होता। उसके लिए हमें बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और तो हम कह सकते हैं जो भी इसका पार्ट सी है वो सही नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। अभी देखिए पार्ट 1 को लैंड यूज़ कहाँ होता है आपका? अभी इधर से आप स्टार्ट कर दे। पार्ट 1 है प्रिवेंट सॉइल इरोजन, लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये तो आपने पढ़ा है, जो लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एरेबल लैंड, ठीक है। प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड। तो देखिए प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड और लैंड यूज़ को हम एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड को ही हम बोलते हैं लैंड यूज़, मतलब उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। तो हम पार्ट 1 को सी से मैच कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है अगर सपोज करो हम कहीं पे भी खेती करते हैं तो उसकी ह्यूमस, उसके ऊपर खेती को ख़त्म होने के बाद हम उसके ऊपर कुछ डाल देते हैं, ढक के रखते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारा सॉइल होता है, सॉइल इरोजन बचा रहता है, और उसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं जो खेती के लिए यूजफुल होते हैं वे भी वहाँ पे डिपॉजिट रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसका? ऑर्गेनिक मैटर्स डिपॉजिट ऑन टॉप सॉइल। जो हमारे टॉप सॉइल होती है जहाँ पे हम खेती करते हैं, बीज को बोते हैं उसको, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स जमे रहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमस का आ जाएगा आपका डी के साथ। नेक्स्ट आपका रॉक डैम्स।
रॉक डैम्स हम कहाँ पे बनाते हैं देखिए, और रॉक डैम्स क्यों बनाते हैं? रॉक डैम्स हम बनाते हैं पहाड़ों में, और क्यों बनाते हैं? प्रिवेंट सोइल इरोजन, सो दैट कि हमारा सोइल इरोजन बचा रहे। तो इसको हम एक से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एरेबल लैंड। एरेबल लैंड हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर होता है उसको हम एरेबल लैंड बोलते हैं। तो ये हमारा 2 से हो जाएगा। और लैंड यूज आपका पता ही है, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड था, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, राइट द रीजन, और इसका रीजन भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन और पॉपुलेटेड रीजन। आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया है वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका ट्रू है। लेकिन ट्रू क्यों है? आपको पता है कि यहाँ पे एरेबल लैंड जहाँ पे हम कृषि कर सकते हैं वो ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, तो वहाँ पे हम ज़मीन करते हैं, सभी रहते हैं। सेकंड क्या है, यहाँ का जो क्लाइमेट है और यहाँ का जो टेरेन है आदमी के रहने के बिल्कुल फेवरेबल है। क्योंकि पहाड़ों पे अगर हम जाते हैं वहाँ पे कहीं बर्फ़ मिलती है, कहीं पे हाई टेरेन लो टेरेन रहता है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें होती हैं। बट जो गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन है वहाँ पे एकदम स्ट्रेट लैंड है, बिल्कुल समतल, तो इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये आप लिख सकते हो इसमें। सेकंड है, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग। ये भी आपका ट्रू है, क्योंकि देखिए जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो धीरे धीरे घट रही है। वो इंडिया में ही नहीं, मैक्सिमम जगह पे वो घट रही है। क्योंकि क्या है, अभी हम देखिए, आप खेतों में जाते होगे, वहाँ पे कंटिन्यू आपके ट्यूबवेल्स चलते रहते हैं। वो पानी कहाँ से आता है? ज़मीन से तो आता है। तो आपने देखा होगा कि पहले बोलते थे कि भाई इतनी गहराई से पानी निकलता है, अभी वो और भी ज़्यादा गहरा होता है। क्योंकि क्या, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट होता जा रहा है, क्योंकि हम उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी पर पर्सन की जो अवेलेबिलिटी है वाटर की, वो हमारी कम होती जा रही है। तो ये भी आपका ट्रू था। नेक्स्ट आपका, rows of tree planted in the coastal area to check the wind movement is called intercropping। देखिए क्या ये है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो कोस्टल एरिया के पास में हम ट्रीज लगाते हैं विंड के मूवमेंट को रोकने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंड ब्रेक भी बोल सकते हैं, ठीक है। विंड ब्रेक बोलते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे क्या बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और उसके इरोजन के लिए लगाते हैं, न कि इंटरक्रॉपिंग के लिए लगाते हैं पेड़ों को। इंटरक्रॉपिंग तो हम कोई भी 2 फसल उगाते हैं तो उसके साथ साथ में वहाँ पे यूज़ करते हैं, एक फसल एक साइड में, दूसरी फसल दूसरी साइड में, जगह जगह छोड़ के, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। देखिए अभी ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि जो आदमी अगर इंटरफेयर करेगा उसमें क्लाइमेट चेंज में, तो बिल्कुल वो इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकता है। हम जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं, अभी हम पेड़ों को ज़्यादा काटेंगे तो हमारा जो भी है क्लाइमेट चेंज ज़्यादा होगा। क्योंकि पेड़ क्या होते हैं, हमारे कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो इकोसिस्टम में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। जितने भी पेड़ बाकी पेड़ पौधे और जितने भी हमारे जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से अगर हम ह्यूमन इंटरफेरेंस है और चेंज ऑफ क्लाइमेट है तो वे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो ये थे आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपको इस चैप्टर के और ज़्यादा सॉल्व क्वेश्चन आंसर चाहिए जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर ज़रूर डालेंगे। थैंक यू।